एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इसमें लखमीर सिंह ने ना दे रखे हैं। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो समझाता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपको न्यूमेरिकल्स जो है करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो बीच में भी दे रखे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर। तो इसमें ये है कि भाई किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, सुनिएगा। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रीचेस अवर ईयर थ्रू साउंड वेव्स which travel in the medium as a series of compressions and rarefactions caused by the vibrations of the particles of the medium। ठीक है, तो वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। हमने ये देखा था कि जो साउंड वेव है, जो साउंड वेव जो होती है वो साउंड वेव वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। दो तरीके की वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स वेव। तो जो साउंड वेव जो ट्रैवल करती है एयर में वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे कानों तक कैसे पहुँचती हैं, एक सीरीज आती है, कंप्रेशन होगा उसमें, फिर रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफेक्शन होगा। तो सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन रीचेज अवर ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम फिर वाइब्रेट होता है तो हमको वो सुनाई देता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। तो जो स्कूल बेल है, स्कूल बेल की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये बताना है। अच्छा, अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, मैं इसके क्वेश्चंस हैं लखमीर सिंह सभी के पास है कि नहीं। ठीक है, मतलब उसमें लास्ट में दे रखा है सारे क्वेश्चंस हैं, सारे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हैं, सबके आंसर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, या स्कूल में अगर टीचर ने लिखवाए हो तो वो कर लीजिए। ठीक है, कहीं कोई डाउट आए किसी क्वेश्चन में पूछ लें। देखिए अगला जो है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। तो स्कूल बेल में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो स्कूल बेल जो है जिसमें एक हैमर लगा रहता है, छोटा सा हैमर होता है, और वो हैमर लगातार उस पर बार बार स्ट्राइक करता है बेल पर। ठीक है, तो उससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। When the school bell is struck with a hammer, it starts vibrating or moving back and forth rapidly through a very small distance. The vibrating school bell produces sound. तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूल बेल है, अब ये शायद पुराने ज़माने की लिखी हुई बुक है, उसमें वो वाली है वो जिसमें वो घंटी बजाते थे हैमर लेकर, टन 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 वो। तो बार बार जब हैमर स्ट्राइक करता है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बेल भी देखेंगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक बेल में भी एक छोटा सा हैमर लगा रहता है, तो वो छोटा सा हैमर बार बार उसको स्ट्राइक करता है, वो ट्रर से आवाज़ आती है उसमें। ठीक, तो व्हेन द स्कूल बेल इज स्ट्रक विद अ हैमर, जब उसको हैमर से स्ट्रक करते हैं, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता है, हल्का सा पीछे जाएगा, फिर हम स्ट्राइक करेंगे, फिर टन से आवाज़ आएगी, फिर हल्का सा पीछे जाएगा। द वाइब्रेटिंग स्कूल बेल प्रोड्यूसेस साउंड। तो हमने ये देखा है ना कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर स्कूल बेल वाइब्रेट कर रही है, इसकी वजह से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। व्हाई आर साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल कोई भी चीज़ जो है ना जिसको हम कहते हैं कि ये मैकेनिकल थिंग है, वो मैकेनिकल थिंग, मैकेनिक का मतलब या मैकेनिकल का मतलब एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अ मशीन। ठीक है, उसको हम मैकेनिकल बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। द साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे नीड अ मटीरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपगेशन। The sound waves involve the vibrations of the particles of the medium through which they travel। तो sound waves जो हैं, sound wave जिस भी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करें, चाहे सॉलिड के थ्रू जाए, चाहे लिक्विड के थ्रू जाए, चाहे गैस के थ्रू जाए, तो उसको क्या करती है कि वो उस मीडियम में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर देती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। तो जिस भी वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत पड़े, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, इसलिए ये मैकेनिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। ये तो बड़ी मुश्किल बात है, या सपोज किया है कभी। विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। बताओ रीजन। अच्छा चलिए, तो क्वेश्चन आंसर सुनिए इसका। नो, आई विल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय माय फ्रेंड व्हाइल ऑन द मून। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। द मून हैज़ नो एयर और एटमॉस्फेयर। मून में किसी भी तरीके की कोई एयर नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इट इज़ ऑल वैक्यूम और एम्प्टी स्पेस ऑन द सर्फेस ऑफ मून।
Since there is no air or atmosphere on the moon to carry the sound waves or sound vibrations, therefore sound cannot be heard directly on the surface of moon. वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। और अगर हम इस पर मून पर टेलीफोन लेकर चले जाएं और फिर बात करने लगे तब तो सुनाई दे जाएगा ना। सर कनेक्शन का है नहीं, टेलीफोन ऐसे ही लेकर चले गए, टेलीफोन है, टेलीफोन को लगा रखा है, वायर से दूसरा कनेक्शन जोड़ रखा है और फिर बात करेंगे तो कर सकते हैं ना। फिर तो कर सकते हैं। आवाज तो जाएगी नहीं। अरे जाएगी भाई, मीडियम है ना, सॉलिड हो गया मीडियम, ठीक है। लेकिन अपने मुंह को चिपकाना पड़ेगा बिल्कुल उसके स्पीकर पर। क्यों? क्योंकि मुंह से आवाज़ ट्रैवल करते हुए जब जाएगी तो उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा ना वहाँ पर, इस वजह से। वैसे तो फालतू की बात है, जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे वहाँ, हमें भी तो सांस लेने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। चलिए, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमिन्स ए लाउडनेस, बी पिच। लाउडनेस और पिच वगैरह थोड़ी है सिलेबस में, पढ़ाया आप लोगों को? लाउडनेस पिच ये तो नहीं करवाया? करवाया? लाउडनेस और पिच। तो देखिए पिच में क्या होता है कि जैसे हम लाउडनेस की बात करते हैं ना, तो किसी भी साउंड का अगर एम्पलीट्यूड बहुत हाई है तो हम बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक है। और अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है तो हम ये बोलते हैं कि इसकी पिच बहुत हाई है। तो कोई अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से शोर मचा रहा है तो वो जो तेज़ी से शोर मचा रहा है, वो तेज़ी से जो शोर मचा रहा है वो जो है वो कहलाएगी उसकी लाउडनेस, कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाउड है। और अगर कोई चीज़ बहुत बारीक आवाज़ है और वो कानों में चुभती चली जाए तो उसको हम बोलेंगे कि इसकी पिच बहुत हाई है। वो देखा है ना, वो जो माइक की आवाज़ एडजस्ट करते हैं तो उसमें बारीक सी जो आवाज़ आती है वैसा लगता है कान में चुभ रही है, तो उसको बोलते हैं पिच। तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, और जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, कि साउंड वेव कितना ऊपर तक जा रही है, मतलब कितना बड़ा क्रेस्ट बना रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इट्स लाउडनेस, ठीक है। तो ये लाउडनेस की बात कर रहे हैं। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। तो लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। बी है पिच। पिच के बारे में पूछ रहे हैं। द पिच ऑफ अ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, ठीक है। तो ड्रम जो बजाते हैं तो ड्रम की आवाज़ भारी होती है, ढोल बजाते हैं ढोल की आवाज़ भारी होती है। तो वो जो आवाज़ है और वो तेज़ होती चली जाए, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाए तो हम कहेंगे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यानी कि वो लाउड होती जा रही है, ठीक है। एम्पलीफायर क्या करता है? लाउडनेस बढ़ा देता है। एम्पलीफायर सुना है ना, गाने की वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, एम्पलीफाई कर देना, तो वो उसकी लाउडनेस को बढ़ाता है, ठीक है। और पिच बढ़ाने का मतलब ये है कि वो साउंड दूर तक जानी चाहिए, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आपने हाई कर दी, ठीक है। तो अगर एक कोने पे खड़े होकर पापा आवाज़ लगाएंगे तो बच्चे को सुनाई नहीं देगा, लेकिन मम्मी की आवाज़ सुनाई दे जाएगी, क्योंकि ये वॉइस बॉक्स डिफरेंट होता है मेल्स का और फीमेल्स का। फीमेल की पिच हाई होती है और जो मेल्स हैं, मेल्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है। मेल्स की आवाज़ जो है वो लाउड ज़्यादा होती है, फीमेल की आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है। तो लाउड साउंड बहुत ज़्यादा दूर तक जाए ये ज़रूरी नहीं है। बहुत दूर अगर कहीं पर कोई डीजे वगैरह बज रहा है तो हमें बस उसकी धमक सुनाई देगी, लेकिन अगर बहुत दूर कोई हाई पिच पर बात कर रहा है तो वो जो पिच है वो पिच हमको यहाँ तक सुनाई दे जाती है, ठीक है। अच्छा, उसको श्रिलनेस बोलते हैं, श्रिलनेस, पतलापन, साउंड का पतलापन। गेस विच साउंड हैज़ अ हायर पिच, गिटार और अ कार हॉर्न। गिटार का पिच हाई है या कार हॉर्न का? बताओ। कार हॉर्न का, क्योंकि कार हॉर्न दूर तक सुनाई देता है, ठीक है। नहीं भाई, गलत है। तो अ गिटार हैज़ अ हायर पिच मेरा कार हॉर्न। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी गिटार की ज़्यादा होगी, गिटार से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो गिटार का ज़्यादा है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। तो वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, इनके सबकी डेफिनेशंस आपको लिखा रखी हैं, वो एज इट इज आपको डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद देखिए, हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी स्पीड से कैसे रिलेट करते हैं, तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन हमने देखा था, 2-3 स्टेप का, बस वही बता रहा हूँ। How are wavelength and frequency of a sound wave related to its speed?
स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम, और ये जो स्पीड है इसको हम बोल देते हैं v, वेवलेंथ को क्या बोल देते हैं लैम्बडा, टाइम पीरियड को बोल देते हैं कैपिटल T। v इज इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाई इसको बोल देते हैं 1/t, और जो 1/t है इसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। तो इस तरह से स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है, मामूली सा छोटा सा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमको मालूम ही है, और डिस्टेंस के नाम पर क्या है, वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, वेव जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसी को तो हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम, वेवलेंथ लैम्बडा, टाइम पीरियड कैपिटल T। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर ये न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव, ये मिटा रहा हूँ इधर से। Calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is 220 Hz. Whose frequency is 220 Hz and speed is 440 meter per second. 440 meter per second in a given medium. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव। तो मेरे को साउंड वेव की, एक साउंड वेव है उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो अभी अभी हमने देखा v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ या एफ इंटू लैम्बडा। वेवलेंथ निकालना है यानी कि लैम्बडा निकालना है। लैम्बडा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। स्पीड कितनी है 440 और एफ कितना है 220। 0 से 0 कट गया, 20 ना 2 मीटर, 2 मीटर हो गई इसकी वेवलेंथ। आज तो सब सन्नाटा है। अभी तो अर्नब की खांसी पर ही हंसते हो बाकी सब बच्चे, ये भी तो खांसा था, परेशान कर रखा है एक बेचारे शरीफ बच्चे को। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज person is listening to a tone of 500 Hz sitting at a distance of sitting at a distance of 450 meter from the source of sound. Or 50 meter from the source of sound. Full stop. What is the time interval between successive compressions from the source?
between successive compressions from the source. अब जरा देखिएगा कि ये ना कंप्रेशंस हैं, तो इधर क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जैसे हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो किसी शब्द पर हम बड़ा स्ट्रेस देते हैं, तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कंप्रेशन क्रिएट हो गया एटमॉस्फेयर में, आसपास के एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर हमने बहुत स्ट्रेस देकर किसी चीज़ को बोला। और किसी चीज़ को हमने ऐसे ही बोल दिया तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स ऑफ द एयर हैं आसपास के, वो खुले खुले रहते हैं, तो इसका मतलब उस पोर्शन को हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो ये वाला पोर्शन कहलाता है कंप्रेशन, ये वाला पोर्शन कहलाता है रेयरफेक्शन, ये वाला कहलाता है फिर से कंप्रेशन। तो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, अब कंप्रेशन की ये स्टार्टिंग है, ऐसे यहाँ पर ये कंप्रेशन की स्टार्टिंग है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ये वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। और इसमें जो टाइम लगता है, टाइम टेकन between any two consecutive compressions, is equal to capital T, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच में जो टाइम लेती है वेव, उसी टाइम को तो हम टाइम पीरियड बोल देते हैं, कैपिटल टी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, ठीक है। एक पर्सन है वो 500 हर्ट्ज की एक टोन, कोई म्यूजिकल टोन है वो सुन रहा है, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। तो उसका जो डिस्टेंस है वो साउंड से, मतलब साउंड का जो सोर्स है, साउंड का सोर्स कोई म्यूजिक प्लेयर है, तो वहाँ से वो 450 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। What is the time interval between successive compressions from the source? तो आपको successive compressions from the source, तो आपको क्या करना है, आपको टाइम पीरियड निकालना है दो सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच का, यानी कि टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। हमने यहाँ पर भी देखा था कि 1/t अगर लिखा हुआ है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, 1/t, यही फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। तो हम ये कहेंगे सिंस f is equal to 1/t, तो ये t इधर आ जाएगा, f इधर आ जाएगा, it implies that t is equal to 1/f, 1/, अब f कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 500 हर्ट्ज, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना टाइम पीरियड की, वो सेकंड होती है, तो 1/500 कितना हो जाएगा भाई, आप क्या करिए, आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे होगा क्या, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 5 2 10, तो 2/1000 आ गया। 2/1000 आपको 1000 ही, आप कहोगे कि भाई 1000 ही क्यों, क्योंकि मुझे पता है 500 2 1000 होता है, तो मैंने जानबूझकर एक ऐसा नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जिससे वो आसानी से कट जाएगा, और नहीं तो लॉन्ग डिवीजन से करना चाहते हो तो लॉन्ग डिवीजन से कर लो, ये भी एक तरीका है।
कि अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर दिखाई दे जिसका आपको मल्टीपल चाहिए न्यूमरेटर में डिवाइड करने के लिए, तो आप मल्टीपल से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई करो। और वो मल्टीपल जानबूझकर हम ऐसा लेते हैं जिसमें ज़ीरोज़ हों, जैसे 1000 ले लिया या 2000 ले लिया, इस तरीके का कोई नंबर लेते हैं। उससे आसानी क्या हो जाती है कि जैसे ये हमारे पास ऊपर आ गया 2/1000, तो मुझे पता है इसको डिवाइड नहीं करना, मेरे को ये 3 0 काट देने हैं, और 3 0 काट के मैं क्या करूँगा कि मुझे जितनी भी डिजिट्स लिखी हुई हैं वहाँ पर राइट से 3 डिजिट काउंट करूँगा और पॉइंट लगा दूंगा। तो राइट से ये 2 काउंट करा, एक 0 लगा दिया, एक 0 लगा दिया, और ये क्या हो गया 0.002 सेकेंड। अब सवाल ये उठता है कि जो डिस्टेंस है कि 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ है वो सोर्स ऑफ साउंड से, इसका क्या करना है? ये भाई ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी हो वो उसका कुछ यूज़ ही हो, है ना। कई चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं। सर हाँ जी, क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। हम ये कहेंगे कि जब भी कभी हमारे पास कोई भी साउंड वेव है, ठीक है, तो साउंड वेव जो है, साउंड वेव्स जो हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं उनमें क्या होता है? कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ये होता है। ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स में ये होता है क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ये होता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स के बीच में, जैसे मान लीजिए ये क्रेस्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगला क्रेस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, वेव जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इसी को हम वेवलेंथ बोल देते हैं, यानी कि लैम्डा। अब ये कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसको हम बोल देते हैं कैपिटल टी, यानी कि टाइम पीरियड, ठीक है। तो ऐसा ही साउंड वेव्स में होता है। साउंड वेव्स में कंप्रेशन होगा, रेयरफेक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफेक्शन होगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ऐसे ही जैसे दो क्रेस्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये क्रेस्ट है ऊपर वाला और ये क्रेस्ट है ऊपर वाला, तो क्रेस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। ये वाला क्रेस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। तो इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स को पकड़ लिया और दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया। आप कहोगे कि एंडिंग पॉइंट पकड़ना है तो पकड़ दो, इसके एंडिंग पॉइंट, इसका एंडिंग पॉइंट ये है और इसका एंडिंग पॉइंट ये है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे वो भी यही आएगा, लैम्डा आएगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा हो जाता है। वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ट्रांसवर्स वेव है तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो दो कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है। तो वो पूरी एक वेव ट्रैवल करने में जो टाइम लेती है, यानी कि दो कंप्रेशंस के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है वही टाइम पीरियड कहलाता है, कैपिटल टी। और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, हमें उसकी जरूरत पड़ी, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो टी को इधर ले गए, एफ को इधर ले आए, तो 1/500, 500 दे रखा है यहाँ पर, है ना, 500 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फिर मैंने कहा 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से नीचे कर दो, ये आप समझ ही गए होंगे क्यों करें, ताकि वो 500 से आसानी से डिवाइड हो जाए, ठीक है। फिर 2/1000 आ गया तो 0.002 सेकेंड हो गया। सभी को क्लियर है? पक्का? ऑनलाइन वाले बता दें भाई। अभी का यस सर। क्लियर है? विराट क्लियर है? आवाज नहीं आ रही है मुझे, कोई बात नहीं। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी और लाउडनेस में डिस्टिंग्विश करना। सर एक चीज़ पूछनी, सर ये फिक्स्ड नहीं है, मतलब ये तो हम अपने जैसे चेंज भी कर सकते हैं। क्या चीज़? सर जो टाइम आएगा भी फिक्स है, सर 1000 ईयर में कुछ और देंगे तो आंसर भी तो बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। 1000 की जगह ऊपर 2000 ले लो, अगर 2000 लोगे तो 4/2000 आ जाएगा ना, डिवाइड करके वही आएगा। अगर आपको वैसे दिक्कत हो रही है ना तो 500 से 1 को डिवाइड कर दो, सीधा सीधा जो भी तरीका आता है उस तरीके से डिवाइड कर दो, तब भी रिजल्ट यही आएगा 0.002। चलिए जी, अब लाउडनेस और इंटेंसिटी में डिफरेंस देखिए। पहला पॉइंट है लाउडनेस का। द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर्स विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फेंट साउंड यानी कि फीबल साउंड एंड अ लाउड साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है। अगर हम कहते हैं ना कि भाई कोई चीज़ धीमी सुनाई देती है तो थोड़ा तेज करो उसको, तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही लाउडनेस कहलाता है।
सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर्स, तो जो ईयर्स में सेंसेशन, कई बार ऐसा नहीं होता कि बहुत तेज आवाज़ होती है और हम अपने कान बंद कर लेते हैं, ठीक है, तो वो जो है दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। फिर बात करेंगे इंटेंसिटी की। द एवरेज एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाई अ साउंड, द एवरेज एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाई अ साउंड वेव per second per unit area perpendicular to the direction of propagation is called intensity of sound। समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूँ। The average energy transported by a sound wave per second per unit area तो साउंड वेव में, या कोई भी, अगर मैं किसी वेव की बात कर रहा हूँ तो उस वेव की जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो कितनी ऊंची जा सकती है आवाज़ और फिर कितनी नीची जा सकती है, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। लाउडनेस का मतलब क्या है कि बस वो आवाज़ ऊंची ही है, वो आवाज़ ऊंची ही है। जैसे किसी फैक्ट्री का सायरन बजता है तो वो एक ही ऊंची उस पर अपनी लाउडनेस पर और वो बजता है तो वो क्या बोलता है कि भाई या तो छुट्टी हो गई है, ठीक है, और या फिर मतलब फैक्ट्री खुल गई है, वर्कर्स के लिए होता है कि चलो भाई चलो। सुना है कि नहीं सुना? कहाँ सुना? अभी अरे अभी तो सही ने सुना है। उसके अलावा भाई कुछ तो अलग बताओ तुम, स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, कुछ तो अलग बताओ। क्या मतलब सर? अरे कहाँ सुना है? कहीं सायरन सुना है? नहीं। कभी हम इधर जो रहते हैं ना, ये पूरा ये कहलाता है मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, तो यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। तो कभी चले जाना किसी फैक्ट्री में ऐसे ही विजिट के लिए, देखने के लिए कैसे काम होता है। स्कूल वाले लेकर नहीं जाते क्या आप लोग? कभी नहीं लेकर जाते, इंडस्ट्रियल विजिट करवाई ही नहीं है। बच्चों को करवाते हैं। अरे बच्चों को क्या, बड़ों को भी करवाते हैं। मैं तो 12th क्लास में था, हमें कोका कोला की फैक्ट्री में लेकर गए थे। हाँ, उधर कहीं नोएडा की तरफ है कोका कोला, ग्रेटर नोएडा की तरफ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हम लोग शोर मचाते हुए गए थे, तो वहाँ पर हमको ये दिखाया था कि वो जो ये कोका कोला की जो बॉटल होती है ना, तो जो छोटी वाली बॉटल होती है, एक छोटी बॉटल भी आती है बहुत छोटी सी, ठीक है, और एक बड़ी बॉटल आती है। तो छोटी वाली बॉटल को क्रश करने की कोशिश करना बड़ी मुश्किल से क्रश होती है, बड़ी वाली जल्दी क्रश हो जाती है। तो वो बॉटल बनते हुए भी दिखाई थी कि प्लास्टिक की बॉटल बनती कैसे है। वो छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, उसी को एक माउंट के अंदर डालते हैं और वो फैलता चला जाता है। वो पूरा दिखाया था। कभी नहीं लेकर गए, कोई भी स्कूल वाले लेकर ही नहीं गए। सिर्फ बचपन में लेके गए थे, थर्ड फोर्थ। हाँ, थर्ड फोर्थ की बड़ी क्लासेस में ले जाना चाहिए। मैं क्या इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक सायरन बजता है, तो सायरन से क्या होता है कि सारे के सारे वर्कर्स जो हैं वो आ जाते हैं। फिर उनका लंच टाइम होता है, तो लंच टाइम का भी एक अलग सायरन बजता है। वो होता है जैसे आपके स्कूल की छुट्टी होती है या एंट्री होती है, उस टाइम जो बेल बजती होगी, बेल तो बजती होगी स्कूल में, या लेट ही पहुँचते हो हमेशा? अच्छा, चलिए जी। तो अगला देखिएगा, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ द, अच्छा ये तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हूँ आपको। ये क्या है? इंटेंसिटी द एवरेज एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय अ साउंड वेव पर सेकंड पर यूनिट एरिया। पर सेकंड पर यूनिट एरिया यानी कि कितनी एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है कोई भी साउंड वेव, एक सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है। अब वो एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है? एनर्जी इस तरीके से ट्रांसमिट होती है कि अगर मान लीजिए हम मतलब किसी एक बंद चैम्बर में बैठे हुए हैं और वहाँ पर पूरे ग्लास लगे हुए हैं, हमने कोई बड़ा भयंकर सा बहुत हाई पावर वाला एम्पलीफायर लेकर आ गए और हमने वहाँ पर वो चला दिया और बड़ी तेज़ उसकी आवाज़ कर दी, और उसके पहले हमने ध्यान रखा कि अपने कानों में रुई डाल ली, है ना। पता चला कि कान के ईयर ड्रम का ही हो गया काम, ठीक है। तो उसको बंद कर लिया, उसको बंद करके उसकी वॉल्यूम हमने बढ़ा दी बड़ी तेज़। तो ये देखा गया है कि जो शीशे हैं, शीशों तक में क्रैक आ जाते हैं, शीशे भी टूट जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई तो एनर्जी है, तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी वाइब्रेशंस क्रिएट करती है एटमॉस्फेयर में। तो वो जो एनर्जी है पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई, और पर यूनिट एरिया मतलब वन पर यूनिट एरिया मतलब जैसे हम एरिया की एक यूनिट की बात करते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है एरिया की।
तो ये इंटेंसिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। द एवरेज एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अ साउंड वेव पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट साउंड वेव। कितनी इंटेंस है साउंड। तो साउंड जो है, साउंड से आपने सुना भी होगा, साउंड से कुछ लोगों को मतलब हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ऊंची साउंड में सुनना नहीं चाहिए, ठीक है। बड़ा फेवरेट सिंगर था मेरा ये के, जिसकी डेथ हो गई थी, साउंड की वजह से डेथ हो गई थी, पता होगा, लास्ट ईयर ही हुई है। चलिए जी सेकंड देखिएगा, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ डेसिबल। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ डेसिबल। तो साउंड की जो डेसिबल जो यूनिट होती है लाउडनेस की, सॉरी, वो होती है डेसिबल। कहते हैं ना वो नॉइस पॉल्यूशन जो है वो डेसिबल में ही मेजर करा जाता है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज मेजर्ड इन द यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर ये उसकी इंटेंसिटी की यूनिट होती है साउंड वेव की। अभी वॉट क्या है ये आपको मालूम है ना, वॉट क्या होता है बताओ तो सही। अरे एक मिनट सर, पावर कैसा है? BNN भाई तुमने बता दिया, मैं अभी इससे पूछने वाला था। हाँ एक मिनट बताना। पावर कैसा है? इसका मतलब ईयर ड्रम प्रॉपर काम कर रहा है। चलिए जी अगला देखिएगा, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो ईयर्स की सेंसिटिविटी पर भी काम करता है, डिपेंड करता है। कैसे? हमें तो लग रही है बहुत तेज आवाज़ है ना, और बराबर में हमारे दादाजी बैठे हैं, तो कह रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना। तो क्या है कि जो मतलब जो कैपेसिटी है ईयर्स की वो धीरे धीरे एज के साथ साथ कम होती चली जाती है, ठीक है। तो आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद या 30 साल बाद जब मैं तुम्हें मिलूंगा तुम नमस्ते करोगे, मैं समझ में नहीं आया कुछ, है ना। तो एज के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है, जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम की सेंसेशन कम होती चली जाती है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। तो ईयर्स भी सेंसिटिव नहीं रहते उतने। चलिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव डज नॉट डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है वो ईयर की सेंसिटिविटी पर डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे कान की सेंसिटिविटी खत्म हो गई, हमको सुनाई दे नहीं रहा है, ठीक है, और यहाँ पर चल रही है बड़ी तेज म्यूजिक चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी जो वेव्स है वो हमारे हार्ट पर असर नहीं डालेंगे। हार्ट पर असर डालेंगी। बराबर में कोई कांच की खिड़की लगी हुई है तो कांच की खिड़की पर असर डालेंगी, ठीक है। एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, जो मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है ना किसी भी सिटी की, जहाँ पर भी एयरपोर्ट होता है, कि उससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही आप रेजिडेंशियल टाउनशिप्स बना सकते हैं। नहीं तो मतलब वहाँ से साउंड वेव्स निकलती हैं बहुत ज़्यादा तेज, जहाँ से एयरप्लेन्स जो हैं वो टेक ऑफ करते हैं। तो वहाँ पर खिड़कियाँ जो हैं जनरली कांच की अगर खिड़कियाँ होती हैं तो टूट जाती हैं, ठीक है। द्वारका में होता है काफ़ी, द्वारका में एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक है, और जब वो रेजिडेंशियल टाउनशिप बन गई थी उसके बाद रनवे को एक्सपेंड करा गया था, क्योंकि पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट था, फिर धीरे धीरे डेवलप करके इंटरनेशनल बना वहाँ पर। चलिए जी, तो इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी सेंसिटिविटी ऑफ ईयरिंग पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, लाउडनेस डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जरा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। इन विच ऑफ द थ्री मीडिया, एयर, वाटर और आयरन, एयर, वाटर और आयरन, does sound travel the fastest at a particular temperature? बता दो, तुम्ही से पूछूंगा, तुम्हें तो पता ही है। किस मीडियम में, हमारे पास तीन मीडियम है, एयर जैसे मोबाइल से बात करते हैं तो एयर के थ्रू साउंड ट्रैवल करती है, दूसरा है वाटर, वाटर के थ्रू भी साउंड ट्रैवल करती है, ठीक है, वो हम नहीं जानते, तो मछलियाँ आपस में कम्युनिकेट करती हैं, हम नहीं जानते, लेकिन साउंड एयर वाटर के थ्रू भी साउंड ट्रैवल करती है। और आयरन लोहे के थ्रू किस में ट्रैवल करेगी फास्टेस्ट? हाँ बताओ, तुम बता दो। आयरन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रैवल करती है फास्टेस्ट वो सॉलिड में करती है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल भी है। एग्जांपल ये है कि अगर अपने पड़ोसी से दुश्मनी निकालनी हो जो आपके ठीक नीचे रहता हो, कूदने लग जाओ। तो ये जो दीवार, जो छत बनी हुई है, ये सीमेंट की बनी हुई है, वो सॉलिड है, तो नीचे धम 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 ऐसे आवाज़ जाएगी। और कुछ नहीं तो बैठकर जो जूता है, जूते की जो हील होती है ना, है ना, हील कोई टक 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 ऐसे मारो, नीचे ऐसे आवाज़ जाएगी जैसे हथौड़ा लग रहा हो, ठीक है। अगर ऊपर किसी के किचन में चम्मच भी गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर गिरा हो, इतनी तेज आवाज़ होती है नीचे। तो ये साउंड जो है, साउंड बहुत तेज ट्रैवल करती है सॉलिड्स में, ठीक है। आगे इसके दिमाग में खुराफात सोच रहा है मेरा पड़ोसी कौन है जिसे परेशान कर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये न्यूमेरिकल है।
and echo returned in 3 seconds. And echo returned in 3 seconds. Full stop. What is the distance of the reflecting source? यही होगा, यही होगा। सही करो सही और ना सही है। पता नहीं अब तुम्हें क्या पता है? मुझे कुछ पता ही नहीं। What is the distance of the reflecting source from the source given that फिनिश क्या करते रहते हो? क्या कर रहा था इसमें? सर कुछ अजीब सा ये इसी ने निकाली थी इसको। इसने करा इसने कही थी बस बहुत बढ़िया, सही है। एक दूसरे पर डालते रहो। Given that the speed of sound is सांप की तरह आवाज निकालते हैं। सर वो कबूतर वाला बच्चा आपको पढ़ना है उसी से इंस्पिरेशन लिया है कि तुमने? हाँ जी, करेंगे इसको। एंड एको रिटर्न इन 3 सेकेंड्स। एको कैसे रिटर्न करती है कि अगर हमने कहीं पर कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, जैसे हम ड्रम बजा रहे हैं या हम कुछ बोल रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, ठीक है, वो आवाज़ निकल कर जा रही है, सामने दीवार से टकरा रही है, दीवार से टकरा कर वापस आ रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सोर्स क्या हो गया? वो दीवार हो गई। साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं तो हमारा मुंह। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सोर्स फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। 57 57 कैसे निकाला? सर मैंने तो मन में निकाला है। मन में ऐसे कैसे निकल जाएगा बताओ? एक सेकंड अभी टाइम है और स्पीड नहीं सॉरी मैंने उसे डिस्टेंस ले लिया। अच्छा अब तुम बताओ। सर अब तुम तो आवाजें निकालने में तुम्हारा दिमाग है सारा। सर मैंने नहीं लिखा नहीं, ये कितना जबरदस्त एक्टर है। उफ, ये दोनों एक्टर हैं वैसे, मैंने देखा है। ये भी एकदम से सीरियस होकर बैठ गए। अभी भी देखो सीरियस होने की जबरदस्त एक्टिंग है। चलिए जी, तो 3 सेकेंड्स तो टाइम सर टेकन। हाँ जी, जो डिस्टेंस होगा वो बोथ साइड उसके लिए होगा या सिर्फ वन साइड के लिए होगा? वन साइड। वन साइड के लिए फिर 513 आ रहा है आंसर। 530। हाँ टाइम टेकन बिटवीन साउंड क्या आया? प्रोड्यूसिंग सोर्स and reflecting source is equal to 3/2 सेकंड। ये समझ गए? हमने यहाँ से कुछ बोला, साउंड गई, टकराई और वापस आई, तो यहाँ से वहाँ तक जाने में और वहाँ से वापस आने में जो टाइम लगा वो टोटल टाइम 3 सेकंड दे रखा है। तो हमें तो एक साइड का चाहिए, तो हम आधा कर देंगे उसको, तो टाइम को आधा कर दिया 3/2 सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना हो गया? 171 513 ही आ रहा था। 513 ही आ रहा है। अच्छा चलो फिर तो ठीक है। 21 513 मीटर सही है।
ठीक है जी, समझ गए? ठीक है, चलिए जी अगली क्लास में देखेंगे फिर आगे के क्वेश्चंस। कल मिलते हैं आपको 7 बजे। Good evening.